नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं। वो टॉपिक से क्वेश्चन आपके करीब करीब हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जेट का हो, चाहे सीयूटी का हो, आईसीआर का हो, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर का। और स्पेशली जो 12th स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके शस्य विज्ञान या आप बोलो तो कृषि विज्ञान में एक पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही दे रखा है, जिस चैप्टर का नाम है मित्रों शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो आज मैं आपके सामने आया हूं इसी चैप्टर के बहुत कुछ छोटे क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो, उनको लेकर। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे वाले जो चैप्टर्स बाकी हैं इसके, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, उनका लिंक आपको रेगुलर रूप से मिलता रहे। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। क्योंकि आप जानते हैं ये तीनों का ही संबंध एग्रीकल्चर से बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को लेके आया हूं मैं आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके क्वेश्चन आता है वो तो आप सबको पता ही है, शस्य विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी, किसे बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो मित्रों, अगर आपको ध्यान हो, एग्रोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, ये आपको पता है। वो हुई है मित्रों ग्रीक भाषा से, ये आप जानते हो। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। और इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछें तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वो होती है एक तो फसल उत्पादन और दूसरा है मृदा का प्रबंधन। इसका मतलब हुआ आपने खेत में फसल लगाई, एक तो उसकी स्टडी करोगे आप, दूसरा जो मिट्टी है जहां पे आप फसल को बो रहे हो उसका मृदा का प्रबंधन किस तरह से करोगे, दोनों चीजें इसी के अंदर आती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं शस्य विज्ञान वह शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का और उसकी क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सिंपल शब्दों में बोलना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फसल का जब आपने बीज बोया, उसको बीज को बोने से लेकर फसल को जब आपने काटा, उसके बीच की सारी क्रियाओं का अध्ययन जब भी आप करेंगे तो किस शाखा में करेंगे, शस्य विज्ञान में करेंगे, एग्रोनॉमी में करेंगे। मित्रों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो दो चीजों का आप अध्ययन करेंगे इसके अंदर, फसल का उत्पादन और मृदा का प्रबंधन। चलिए आगे चलते हैं। शस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, शस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों के अंदर पड़ी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में आपसे तो उसके दो आंसर दे सकते हो आप, इन चार में से कोई सा भी अगर आप बोलना चाहो। कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें शस्य विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ये आपको पता है, फसल आप बोते हो उसके अंदर। दूसरा नियोजन, जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग किस चीज की, किसी भी चीज की प्लानिंग करनी है आपको। कैश क्रॉप का नाम सुना हो आपने, नकद फसलों का नाम सुना हो आपने, जूट वाली फसलें नाम सुना होगा आपने, रेशे वाली फसलों के नाम सुने होंगे आपने। इन सब की प्लानिंग भी हम इसके अंदर करते हैं। बिजनेस, एग्रीकल्चर की जो भी अलग एक्टिविटी होती है जिससे हमको उत्पादन होता है, जो उत्पादन से अल्टीमेटली क्या होता है, पैसा आता है, बिजनेस होता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया व्यवसाय और इंडस्ट्री। आप किसी भी कच्चे माल का प्रोसेसिंग करते हो, गन्ने से शक्कर निकालते हो या और भी कोई काम करते हो, तो सब चीजें किसमें आती है मित्रों, उद्योग के अंदर। तो अगर आपको पूछे शस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में हो सकती है, किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, चाहे वो नियोजन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो उद्योग हो। इन चारों के अंदर हमको शस्य विज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है जो आपने बहुत सुना होगा, मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, तो देखिएगा उसकी परिभाषा, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता, एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, उसी को कहा जाता है मृदा उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे मित्रों, मृदा उत्पादकता, सोयल प्रोडक्टिविटी। और इंपॉर्टेंट बात, इसे हम व्यक्त किससे करते हैं, रुपयों में, क्योंकि अगर क्विंटल में प्रोडक्शन हुआ तो उसको हम सेल आउट तो करेंगे, तो सेल आउट किस चीज में होगा, रुपयों के अंदर होगा। तो अगर आपसे पूछें मृदा उत्पादकता को परिभाषित करेंगे और इसे किस पर व्यक्त करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा मित्रों,
उसे रुपयों में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आप जानते हैं, कटाव, मिट्टी का कटाव। मृदा क्षरण को बोलते हैं कटाव, या इसे कहा जाता है अप्रदन। मृदा कणों का अप्रदन या मृदा अपरदन। तो देखिए, मृदा क्षरण किसे कहते हैं? हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? हवा के द्वारा या पानी के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। तो इसमें दो चीजें आती है। सबसे पहले समझिएगा आप, कोई मिट्टी का कण अपने स्थान से हटा, हटने को हम क्या बोलेंगे कि वो अपने स्थान से क्या हो गया? पृथक हो गया। अच्छा, वो अगर हट के वापस वहीं गिर गया तो इससे मृदा क्षरण नहीं कहा जाएगा। वो अपनी जगह से हटेगा और हटकर अपनी जगह छोड़ेगा, चाहे वो जस्ट पास गिरे चाहे बहुत दूर गिरे, लेकिन उसका क्या होना चाहिए मित्रों? परिवहन होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, मृदा क्षरण की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे? मृदा कणों का पृथक्करण एवं परिवहन, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मृदा क्षरण कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मृदा कणों का पृथक्करण एवं परिवहन, इसे ही दोनों को मिलाकर क्या नाम देंगे? मृदा क्षरण कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी? नेक्स्ट देखिए, जो हमने अभी मृदा क्षरण की बात करी, क्योंकि मृदा क्षरण से ऑब्वियस बात है नुकसान होता है। मिट्टी चली जाएगी तो उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। मृदा जो उर्वर जमीन की उर्वर मृदा थी वो बह के चली जाएगी या उड़ के चली जाएगी। तो उसको रोके कैसे? तो उससे रोकने के ऊपर एक नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, मृदा क्षरण को रोकने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। तो 3-4 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। खेजड़ी, शीशम, विलायती बबूल और रोहिड़ा। आप इनमें से कोई से भी दो नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये बना है, मृदा क्षरण को रोकने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। अब ये प्रश्न बनता है कि वृक्ष कैसे रोकते हैं? तो वृक्ष इस तरह से रोकते हैं मित्रों, जब हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, उससे क्षरण पहले की तुलना में कम हो जाता है। इसीलिए हम इन पेड़ों को लगाते हैं। ये 4 में से आप कोई से भी 2 नाम याद कर सकते हो, खेजड़ी, शीशम, विलायती बबूल, रोहिड़ा। अगर आपसे पूछे खेजड़ी, खेजड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? खेजड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है मित्रों, और इसीलिए आपको इसका वानस्पतिक नाम भी याद होना चाहिए। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनरेरिया। प्रोसोपिस सिनरेरिया खेजड़ी का राजस्थान की जो राज्य वृक्ष है उसका वानस्पतिक नाम है। तो आपको ये पता होने चाहिए। मृदा क्षरण के 4 इंपोर्टेंट ट्रीज लिख दिए मैंने, पेड़, और खेजड़ी का मैंने आपको बता दिया। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका वानस्पतिक नाम है मित्रों प्रोसोपिस सिनरेरिया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्थलाकृति। स्थलाकृति का जल क्षरण से क्या संबंध है मित्रों? स्थलाकृति का मतलब होता है टोपोग्राफी, भूमि का ऊंचा होना नीचा होना, जिसे बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, इसको सामान्य भाषा में आप ढलान बोल सकते हो। तो देखिएगा, टोपोग्राफी का जल क्षरण से क्या संबंध होगा? क्योंकि ढलान की बात कर रहे हो, तो ढलान पे जब पानी बहेगा तो वो तेजी से बहेगा, वो तेजी से बहेगा तो अपने साथ वो सारी मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। यही प्रभाव पड़ेगा ढाल का। तो देखिएगा, ढाल भूमि के ऊपर क्षरण ज्यादा होता है क्योंकि पानी के बहने की गति कैसी होती है मित्रों? तेज होती है। और अधिक जल ढाल द्वारा पर जल को भूमि द्वारा सोखने का समय क्या होता है मित्रों? कम मिल पाता है। तो वो भूमि पानी को सोखे उसके पहले पानी मिट्टी को लेकर आगे निकल जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ढाल पर क्षरण ज्यादा होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, बीज, जो मैंने बताया आपको कि बीज की एक टॉपिक है इंपोर्टेंट, उस बीज की परिभाषा क्या है? जानते हैं हम सब हैं कि बीज बोने से फसल खड़ी हो जाती है। वो जो फसल खड़ी हो रही है बीज, उसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों? तो देखिएगा, पुष्प के परिपक्व बीजांड को, किसी भी पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है उसे क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। और उस बीज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए मित्रों, वो याद रखना। कौन कौन सी है? भ्रूण और
भ्रूणपोष, ये दो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। भ्रूण भी होना चाहिए एम्ब्रियो, और भ्रूणपोष एम्ब्रियो सेक भी होना चाहिए। अब इनका काम क्या होता है? वो काम होता है सुरक्षा देना। तो आप याद रखिएगा, बीज की परिभाषा होगी, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है, और जिसमें क्या क्या चीजें होगी? भ्रूण भी होगा और भ्रूणपोष भी शामिल होगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी को बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर आपने कभी नाम सुना हो इसका, आइसोलेशन डिस्टेंस। ये क्या होती है? देखिए, जब हम दो फसलों के बीजों का ट्रायल लगाते हैं, सपोज ट्रायल का मतलब होता है कि हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो उस समय उसमें किसी भी दूसरी क्वालिटी का बीज मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स होने से उसकी जो शुद्धता होती है वो खत्म हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको पृथक्करण दूरी के बारे में पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है उस फसल की या उस बीज का जो वेराइटी है उसकी आनुवंशिक शुद्धता को आपको बनाए रखना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने उस बीज को लगाया है तो उसके चारों ओर इतनी दूरी होनी चाहिए जिसमें उसका दूसरी जगह प्रसादन नहीं हो पाए, और क्या हो, आनुवंशिक रूप से वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। तो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के बीच में जो दूरी रखी जाती है, चाहे वो 10 मीटर हो, 5 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, उस दूरी को हम क्या नाम देंगे मित्रों? पृथक्करण दूरी। तो आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के बीच में सुनिश्चित दूरी को क्या कहा जाता है? पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। सुषुप्तावस्था, आप लोग जानते हैं सुषुप्तावस्था क्या होती है, उसी का एक प्रकार है, उसे कहा गया बलकृत सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था का बेसिकली मतलब यह होता है विपरीत परिस्थिति आने पर बीज की वृद्धि बंद हो जाती है, और जैसे ही उसके लिए वापस अनुकूल परिस्थिति आई, वो बीज अपनी वृद्धि करना आरंभ कर देता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है मित्रों? सुषुप्तावस्था। अब सुषुप्तावस्था का जो प्रकार पूछा है वो पूछा है बलकृत सुषुप्तावस्था। बलकृत सुषुप्तावस्था का मतलब यह होता है मित्रों कि जब आपने फसल के बीज को बोया, एक फिक्स गहराई तक आप बीज बोते हो या आप जानते हो, अगर वो बीज किसी कारणवश उस गहराई से चला गया नीचे, तो क्या होगा मित्रों? बीजों के मृदा में अधिक गहरे में चले जाने के कारण बीज की जो वृद्धि होती है वो बंद हो जाती है, वो रुक जाती है, वहां पे बीज वृद्धि नहीं कर पाता। इसी अवस्था को बोलते हैं बलकृत इनफोर्स डोरमेंसी, बलकृत सुषुप्तावस्था। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा। अभी हमने जब 2-3 क्वेश्चन पहले बात करी थी, एक इंपॉर्टेंट शब्द बताया था मृदा उत्पादकता। सेम उससे मिलता जुलता एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे बोलते हैं मृदा उर्वरकता, सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता किसे कहा जाता है? आपको पता है मृदा से पौधों को क्या मिलता है? सही बात है, मृदा से पौधों को मिलते हैं पोषक तत्व। अगर वो पोषक तत्व मृदा को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा मित्रों? उत्पादन में कमी आ जाएगी, क्योंकि पौधों को जो चाहिए वो भूमि से नहीं मिल रहा है। तो देखिएगा, मृदा की पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहा जाता है? उर्वरकता कहा जाता है, मृदा उर्वरकता। मृदा की पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहा जाता है मित्रों? मृदा उर्वरकता। ये याद रखिएगा, सोयल फर्टिलिटी अलग शब्द है, सोयल प्रोडक्टिविटी अलग शब्द है, मृदा उर्वरकता अलग है, मृदा उत्पादकता अलग है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको अलग से नोट करवा दी है। अब देखिएगा, जो हमने अभी शरण की बात करी थी कि मिट्टी का एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पे चले जाना, वो दो तरीके से होता है, एक तो पानी से होता है, एक हवा से होता है। मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन क्या कहलाता है मित्रों? मृदा क्षरण कहलाता है। वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और हवा के द्वारा। तो देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है जल क्षरण के प्रकार लिखिए, तो 4 प्रकार होते हैं जल क्षरण के। पहला है बौछार क्षरण, दूसरा है परत क्षरण, तीसरा है रील क्षरण, और चौथा है
अवनालिका शरण। अब इन चारों शरण में से आपको दो इंपोर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है परत शरण, क्वेश्चन ये बनता है मृदा की उपजाऊ सतह का नुकसान सर्वाधिक किस शरण से होता है? परत शरण से। होता क्या मित्रों, जब पानी बह रहा है तो वो क्या करता है, पूरी की पूरी ऊपर की परत को एक साथ बहाकर ले जाता है, इसे कहा जाता है परत शरण। नेक्स्ट दे रखा है रेल शरण और जो होता है अवनालिका शरण। अवनालिका शरण पे क्वेश्चन बनता है सबसे विकराल रूप, सबसे विकराल रूप इन चारों में से कौन सा शरण होगा? जल शरण का तो मित्रों उसका आंसर होगा अवनालिका शरण। ये चार नाम आप याद रखिएगा, बौछार शरण, परत शरण, रेल शरण और अवनालिका शरण। खेत की उपजाऊ मिट्टी का सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? परत शरण से। और सबसे अधिक विकसित जो रूप है या विकराल रूप है, सबसे भयानक जो अवस्था है जल शरण की, उसका आंसर होगा अवनालिका शरण। चलिए आगे देखते हैं। सेम जैसे हमने जल शरण के 4 प्रकार पढ़े, उसी तरह से वायु शरण के 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों के नाम है मित्रों उच्छलन, निलंबन और सतह निर्माण। ये 3 याद रखते हैं आपको। उच्छलन मतलब मृदा कणों का उछलना, निलंबन मतलब हल्के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे बिल्कुल जिसका वजन कम होता है, वो अपने स्थान से उछल तो जाते हैं लेकिन हल्के होने के कारण वापस नीचे नहीं आ पाते हैं, इस चीज को बोलते हैं निलंबन। और सतह निर्माण वाले कणों का आकार बड़ा होता है तो वो उछल नहीं पाते हैं, वो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे खिसक जाते हैं। उन कणों को बोलते हैं सतह निर्माण। उच्छलन का मतलब होता है कणों का उछलना, निलंबन का होता है हवा में लटकना और सतह निर्माण वाले कणों का आकार बड़ा होता है, इस कारण से न तो वो उछल सकते हैं न हवा में लटक सकते हैं, वो थोड़ा सा अपनी जगह छोड़कर आगे चले जाते हैं, उसे बोलते हैं सतह निर्माण। याद रखने लायक क्वेश्चन बनता है उच्छलन के ऊपर। 50 से 75% वायु शरण किससे होता है मित्रों? तो उसका आंसर होगा उच्छलन। ये याद रखिएगा। वायु शरण का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसका 50 से 75% शरण होता है भार की दृष्टि से? तो उसका आंसर होगा मित्रों उच्छलन। ठीक है, आगे देखिएगा। बीज, जो हमने अभी बीज की परिभाषा पढ़ी थी, उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तम बीज जिसको आप बोलते हो कि सबसे अच्छा बीज, उस बीज में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा पूछने की एक गुण ऐसा बताओ जो उत्तम बीज का सबसे बेस्ट गुण होता है, सबसे अच्छा गुण होता है, तो मित्रों याद रखिएगा उत्तम बीज का सबसे अच्छा गुण होता है आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिकली प्योरिटी। आनुवांशिक रूप से वो बीज शुद्ध होना चाहिए, तभी उसको क्या कहा जाएगा? उत्तम बीज का सबसे प्रमुख गुण। ठीक है, अब देखिए जब हम बीज की बात करते हैं तो बीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको बोलते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो आरवी। बीज का वास्तविक मान निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है मित्रों? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100। आपको जितना भी अंकुरण प्रतिशत दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे रखा है 90, आपको शुद्धता परसेंट दे रखा है 70 या 80, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे 80 से गुणा कर लो, उसमें 100 का भाग दे दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 72%। इस तरह से आप किसी भी बीज का वास्तविक मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बीज का वास्तविक मान निकालने के लिए क्या आवश्यक होता है, किसकी आवश्यकता होती है? तो दोनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? अंकुरण प्रतिशतता भी चाहिए होती है आपको और शुद्धता प्रतिशत भी चाहिए होती है आपको। तो इन दोनों को साथ में आपका अगर हो तो आप बीज का वास्तविक मान निकाल सकते हो। उसके लिए दो मान चाहिए, अंकुरण भी चाहिए आपको और शुद्धता प्रतिशत भी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए जो हमने बीज के प्रकार पढ़े थे, बीज के 3-4 प्रकार आप जानते हो, उन प्रकारों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसका जो हर बीज होता है उसका टैग कलर कैसा होगा। टैग मतलब उसके ऊपर जो लेबल लगाते हैं उसका कलर कैसा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा प्रजनक बीज, प्रजनक बीज के ऊपर
अगर आपसे पूछे कौन सा टेक कलर होगा तो आपका आंसर याद हो रखिएगा, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला कलर जो होता है वो प्रजनक बीज का होता है। इसी को आप चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, केंद्रक बीज। प्रजनक बीज या केंद्रक बीज का जो टेक कलर होगा वो कौन सा होगा मित्रों, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला कलर का टेक होगा। नेक्स्ट देखिएगा आधार बीज, जिसको आप बोलते हो फाउंडेशन, फाउंडेशन बीज, फाउंडेशन सीड, उसका जो टेक कलर होगा मित्रों वो कौन सा होगा, सफेद, व्हाइट। और जो प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित बीज जो किसानों को मिलता है, उपलब्ध होता है, प्रमाणित बीज, उस बीज का टेक कलर कौन सा होता है मित्रों, ब्लू, नीला कलर होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसी के साथ में अगर आपने एक कलर एक और सुना हो, उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज। इसका कलर होता है बैंगनी। ये भी आप याद रखिएगा। ये 4 तरह के बीज होते हैं, इन चारों का टेक कलर पूछते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। किस तरह से बनता है कि आधार बीज का टेक कलर कौन सा होगा, सफेद, प्रमाणित बीज का टेक कलर कौन सा होगा, नीला, प्रजनक या केंद्रक बीज का टेक कलर कौन सा होगा, सुनहरा पीला, और पंजीकृत बीज का टेक कलर कैसा होगा, बैंगनी। तो इस तरह से आपको इनका टेक कलर भी पता होना चाहिए। तो मित्रों ये जो हमने सारे क्वेश्चन अभी आपको बताए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 12th क्लास का, उसी के लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको बताए हैं, जो मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगा, और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इन फ्यूचर जो भी वीडियो आने वाले हैं उसका लिंक या नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। एबीसी एग्रो क्लासेस पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।